नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव का दौर शुरू है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। इसका जीता जागता उदाहरण है आजकल मोदी जी के भाषण। मैं आपको आज का वीडियो बता रहा हूं इन भाषणों से संबंधित इसके मूल में जो आजकल प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार, फिर मुसलमान और फिर आरक्षण। आज मैं आरक्षण के विषय में आपके सामने कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहा हूं जो शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन हकीकत है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पिछड़े और दलितों के आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि 400 पार और संविधान बदल देंगे, मतलब आरक्षण गोल गोल गोल। दरअसल ये भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी गोल गोल बातें कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि कुछ काम किया होता तो कुछ काम गिनवाते, मगर कुछ गिनाने लायक काम तो किया ही नहीं 10 सालों में। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष के लोग नॉनवेज खा रहे हैं नवरात्रों में। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना। देखा आपने, कितनी मिर्ची की बात है कि बताइए नवरात्रि में किसी नेता ने नॉनवेज खा लिया। मैंने तो खुद नवरात्रों में नॉनवेज खाया। क्या किसी शास्त्र में लिखा है कि नवरात्रों में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? मैं बंगाल में गया, कलकत्ता में गया, माँ का मंदिर था, माँ काली का बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है। वहाँ पे एक भैंसे और एक बकरी की बलि दी जाती है, मांस प्रसाद में दिया जाता है, रक्त सिंदूर में मिला के दिया जाता है। कामाख्या देवी चली जाइए, वहाँ लगातार बलि दी जाती है। किस धर्म में लिखा हुआ है कि मांस खाना मना है? दरअसल कोई क्या खाएगा, कोई क्या पिएगा, ये लोगों का निजी विषय है। कलकत्ता के लोगों से ज्यादा माँ की पूजा कौन करता है, नवरात्रि कौन मनाता है, लेकिन वो पूरे नवरात्रि में मछली खाते हैं। दरअसल मोदी जी को बताना चाहिए था कि किसानों की आय दुगनी कब होगी। उन्होंने कहा था ना कि 2014 में हम लोग आएंगे तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। सरकार घर देने के वादे का क्या हुआ? सबको कहा था सबको घर मिल जाएगा, उस वादे का क्या हुआ? रोजगार कैसे बढ़ेगा? महंगाई कैसे घटेगी? इन बातों के लिए मोदी जी के पास वक्त ही नहीं है, उनकी समस्या नहीं, समय ही नहीं है। लेकिन हमारे घर में घुस घुस कर ये देखने की फुर्सत है कि कौन क्या खा रहा है। नॉनवेज पर बोलने वाले मोदी जी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से पेट भर भर के चंदा लेते हैं, थाली भर भर के चंदा लेते हैं, कोई शर्म नहीं है। और हमको नवरात्रों की बात बताते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आजकल मोदी जी एक और बात बार बार बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि संविधान को नहीं बदलेंगे और ना ही आरक्षण हटाएंगे। कस के बोल रहे हैं। मोदी नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह तो बाकायदा इंटरव्यू देकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 2014 और 2019 में भी हमारे पास मेजॉरिटी थी, बहुमत था। अगर संविधान बदलना होता तो अब तक हम बदल चुके होते। हिंदी में एक कहावत है दोस्तों, जहां आग होती है धुआं वही उठ रहा होता है। और ये कहावत नहीं है, मैंने फिलॉसफी पढ़ी है, फिलॉसफी का बाकायदा एक दर्शन है कि जहां आग होती है धुआं वही उठ रहा होता है। कुछ तो जरूर हुआ है जिससे आम आदमी के मन में डर बैठ गया है। डर यह कि अगर भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत में आ गई तो संविधान बदला जा सकता है। ये डर फैल रहा है, इसलिए मोदी और अमित शाह के बयान देने की नौबत आई है। ये लोग बयान दे रहे हैं इस डर को खत्म करने के लिए, क्योंकि मालूम है ये डर फैला आपकी दुकान बंद। तो क्या संविधान को वाकई में भारतीय जनता पार्टी से खतरा है? हमारे समाज में बराबरी की इमारत बनाने का मजबूत स्तंभ है आरक्षण। क्या भाजपा द्वारा इसे गिराया जा सकता है, स्तंभ को खत्म किया जा सकता है? विपक्ष का तो यही कहना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार लोगों को इस खतरे से चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या खतरा है आरक्षण को लेकर, क्या राजनीति है आरक्षण को खत्म करने की, क्या योजना है और क्यों करना चाहते हैं, बार बार बताया जाता है। राहुल गांधी तो बहुत पहले से आरक्षण को भाजपा से खतरा बताते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी भाजपा को लोकतंत्र और चुनाव के लिए घातक बता रही हैं, कह रही हैं कि भाजपा इस देश के सिस्टम में लोकतंत्र के लिए खतरा है।
बात बस विपक्ष पर आकर नहीं रुकती। इंटरनेट पर भी ये चर्चा गर्म है कि क्या वाकई मोदी और शाह की जोड़ी तानाशाह हो सकती है। फिर से सरकार बनी और बहुमत के साथ बनी तो क्या सच में संविधान बदल देंगे। यूट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो जिन्होंने मोदी जी को डिक्टेटर बताया था, उसके 24 मिलियन व्यू हो चुके हैं। यानी जनमानस इस बात को हल्के में नहीं ले रहा। तो क्या वाकई में संविधान को भाजपा से खतरा है? अगर हाँ तो कैसे, आइए देखते हैं। पहले तो मोदी जी की बचकाना बात से ही शुरू करते हैं, दिखाते हैं। मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। अब आप बताइए ये किस तरह की बात हुई? बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, वो भला इसे क्यों बदलना चाहेंगे? ये इस तरह के हवाई फायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी दाल में काला नहीं है, बल्कि बहुत समय से पूरी दाल ही काली है। ये देखने के लिए चलते हैं 2020 में। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड सरकार के केस में फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए पहला ऐसा रिसर्च जरूरी है जो बता सके कि वाकई आरक्षण की जरूरत है या नहीं। लेकिन सरकार ने अगर ऐसा कोई रिसर्च कर भी लिया और उसमें ये बात पता चल भी गई कि पिछड़े वर्ग की भागीदारी कम है, तो भी सरकार अगर ना चाहे तो प्रमोशन में आरक्षण मना कर सकती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था, बड़ा गंभीर फैसला था, आरक्षण की मूल भावना पर सवाल खड़ा करने वाला फैसला था। जैसे ये फैसला आया, विपक्ष ने मांग उठाई कि भारत सरकार को फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए और आरक्षण जैसे संवैधानिक मुद्दे पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चर्चा होनी चाहिए। ये बात कही विपक्ष ने, बार बार कही, डंके की चोट पे कही। क्या मोदी सरकार ने फैसले को बदलवाने के लिए कोई भी कदम उठाया? नहीं उठाया। अगर देश के पिछड़े वर्ग की चिंता होती तो कुछ करते हैं, मगर धर्म और जाति पर बांटने वालों के पास कुछ अच्छा करने की फुर्सत कहाँ है? उन्हें तो देखना है कि आपने नवरात्रि में नॉनवेज तो नहीं खा लिया। अब आप कहेंगे कि कुछ तो किया होगा। जी हाँ, किया। सही 1 महीने बाद 19 मार्च 2020 को उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रमोशन से आरक्षण हटा दिया, जबकि इनके पास रिपोर्ट थी कि पिछड़ा वर्ग नौकरी के ऊपरी तबके में पहुंच नहीं पा रहा। ये बाकायदा रिपोर्ट थी, बाकायदा चर्चा में थी, बाकायदा कहा जा रहा था। ये तो वही बात हो गई कि मुंह में राम बगल में छुरी। बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं हटाएंगे, मगर उत्तराखंड में ऐसा कर चुके हैं। और बाबा साहब की नीतियों पर समाज के पिछड़े वर्ग पर यह इनका ना पहला वार है और ना आखिरी। इनके कारनामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। रिजर्वेशन हटाने और संविधान से छेड़छाड़ करने की बीजेपी की दूसरी योजना भी देखिए। इसका नाम है लैटरल एंट्री स्कीम। मोदी सरकार ने 2018 में यह योजना शुरू की थी। इसके तहत अब जरूरी नहीं कि आईएएस आईपीएस अधिकारी भी उच्च पदों पर प्रमोशन में आए, उन्हें प्रमोशन मिले। सरकार अपनी मर्जी से ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर से लोगों को ला सकती है। यानी पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर अगर आईएएस आईपीएस बन भी गया, 20 साल तक मेहनत कर भी ली, और जब बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात आई तो बाहर से किसी को लाकर उसके सिर पर बिठा दिया जाएगा। पहले सरकारें भी 1-2 टेक्निकल पोस्ट के लिए प्राइवेट एक्सपर्ट की भर्ती करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो 2018 से 2024 तक ऐसी 5 बड़ी भर्तियां कर दी, जिसमें 100 से ज्यादा प्राइवेट लोगों को टॉप ब्यूरोक्रेसी में लाकर बिठा दिया। 2023 में भी 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 17 लोगों को इस तरह से भर्ती किया गया। ये बहुत हैरानी की बात है, बहुत खौफनाक बात है और खतरनाक बात पूरे सिस्टम के लिए। और पिछले महीने यानी मार्च 2024 में फिर से 25 लोगों को टॉप ब्यूरोक्रेसी पर बिठाने की योजना बना ली मोदी सरकार ने। इससे साफ है कि आरक्षण बस दिखेगा पर रहेगा नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने मंत्री के बोल हैं। 2019 में जब लेटरल एंट्री स्कीम का 1 साल हुआ था, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा वो मैं आपको ज्यों का त्यों पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आरक्षण को उस स्तर पर पहुंचा देगी जहां उसका होना या ना होना बराबर होगा। कि कितना खतरनाक बयान है, इस लाइन को समझिए। वहां तक पहुंचा देंगे जहां आरक्षण हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता।
सुनने वालों में जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, मैं उन्हें बता दूं, ये उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। आप भली आरक्षण का विरोध करते हो, लेकिन खबर आपके लिए भी अच्छी नहीं है। सोचिए, पूरे देश में सारे आईएएस मिलाकर 5000 के लगभग होते हैं, उसमें से शीर्ष पदों पर केवल 10% यानी लगभग 500। अगर भाजपा हर साल 25 और लोगों की भर्ती करती रही और 5-10 सालों में टॉप ब्यूरोक्रेसी में सब उनके आदमी आ गए, एक दलित आईएएस तो पक्का कभी भी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन पाएगा। लेकिन एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का या लड़की बन पाएंगे, जिनके माँ बाप ने पेट काटकर उसे कोचिंग दिलाई, तो जी जान लगाकर आईएएस बना, वो भी बस कलेक्टर या कमिश्नर की रैंक तक जाएगा। क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात तो है लेटरल स्कीम, जहां भाजपा अपनी मर्जी से जिसे चाहे बिठाए, और कोई आएगा, आप या मैं या हमारे बच्चे, वो तो नहीं होने वाले। इस स्कीम में आएंगे संघ के लोग, कॉर्पोरेट जगत के लोग और बाकी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के बच्चे। अब आरक्षण पर भाजपा का तीसरा और सबसे खतरनाक बार देखिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसी तर्ज पर है भाजपा सरकार का विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। सब कुछ खत्म, यानी सब कुछ प्राइवेट संस्थाओं को बेच दो, फिर ना रहेगी सरकारी नौकरियां और ना ही होगी आरक्षण की बात। इस बात को खुद सरकार ने लोकसभा के पटल पर माना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सरकारी राज्य मंत्री भगवत जी ने कहा कि आरक्षण केवल सरकारी कंपनियों में ही लागू होता है। फिर मैं कह रहा हूं, सुनिए लाइन, मंत्री जी फरमा रहे हैं पार्लियामेंट में, आरक्षण केवल सरकारी कंपनियों में ही लागू होता है। डिसइन्वेस्टमेंट के बाद कोई भी कंपनी सरकारी नहीं रह जाती है, इसलिए रिजर्वेशन की पॉलिसी भी लागू नहीं हो। समझे आप, प्राइवेट कंपनी में रिजर्वेशन का मतलब नहीं होगी। चलिए आरक्षण और दलित वर्ग की एक बार को छोड़ देते हैं। अगर इसी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करके मोदी सरकार सब कुछ प्राइवेट प्लेयर को बेचती रही, एक दिन ऐसा आएगा जब आरक्षण तो दूर, किसी के लिए नौकरी भी नहीं बचेगी। उदाहरण देकर समझाता हूं। भारतीय रेल ने पिछले साल 2,40,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। 2,40,000 करोड़ का भारतीय रेल ने 2,40,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। भारतीय रेल में काम करने वालों की कुल संख्या लगभग 13 लाख से ज्यादा है। भारतीय रेल की अपनी वेबसाइट पर ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा, आप वेबसाइट खोलिए, उसमें ये आंकड़े मिल जाएंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अडानी ग्रुप की सारी कंपनी ने कुल मिलाकर 2,60,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। 2,60,000 करोड़ का रेवेन्यू अडानी ग्रुप ने, मतलब भारतीय रेल से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन पूरे अडानी ग्रुप में सब कंपनी में मिलाकर कितने लोग काम करते हैं? उनकी अपनी वेबसाइट कहती है कि इनके पास लगभग 43,000 लोग काम करते हैं। ये उनकी कंपनी की वेबसाइट है जो कहती है। एक तरफ 13 लाख नौकरियों और दूसरी तरफ 43,000। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बिजनेसमैन को नौकरी देने से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, उसे अपने फायदे से मतलब होता है। तो देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी की नौकरी और आरक्षण खत्म करने की योजना क्या है? सब कुछ धीरे धीरे बेचने की योजना है। पिछले 10 सालों में देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा 4,20,000 करोड़ में बेचा जा चुका है। जो नेहरू ने बनाया था ना, वो भाई सब बेच रहे हैं और कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया देश का। अरे जो किया वही आप बेच रहे हो। ऐसे ही चलता रहा तो आरक्षण तो खत्म होगा ही, नौकरियां भी नहीं बचेंगी। भाजपा का दलित और पिछड़ा विरोधी रवैया बस नौकरियों तक सीमित नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में महान सत्याग्रह किया था क्योंकि दलितों को तालाब का पानी पीने की इजाजत नहीं थी, मंदिर में घुसना बंद था। बाबा साहब ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन आज लगभग 100 साल बाद भाजपा और मोदी के राज में हालात उतने ही खराब हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित हैं, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री से ऊपर है। मगर क्या राम मंदिर शुभारंभ पर यह दलित और आदिवासी राष्ट्रपति दिखाई दिए? क्या पार्लियामेंट के उद्घाटन पर दिखाई दिए? क्योंकि सारी फुटेज तो भाजपा को चाहिए थी। संसद में सर्वोच्च पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। वो दोनों सदनों की प्रमुख मानी जाती है। नई संसद के उद्घाटन पर चर्चा हुई। नए संसद का उद्घाटन का कार्य क्या हमारी राष्ट्रपति ने किया? नहीं किया, वो तो मौजूद ही नहीं थे, उनको बुलाया ही नहीं था। यहाँ पर भी हमारे कैमरा जेबी मोदी जी सबसे आगे थे। मतलब भाजपा वोट की राजनीति के लिए दलित और आदिवासी को संवैधानिक पद तो दे सकती है, मगर उनको वो सम्मान और बराबरी नहीं दे सकती जो उन्हें संविधान देता है।
अब एक बार फिर से संविधान बदले जाने की खतरे की बात करते हैं। मैं आपको अमित शाह जी का 2 दिन पुराना इंटरव्यू सुनाता हूँ। यहाँ ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए मेजोरिटी चाहिए, तो 10 सालों से हमारे पास मेजोरिटी है, अगर बदलना हो तो बदल देते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह जी। संविधान बदलने के लिए पूर्ण बहुमत था, एनडीए की बात करें तो, और 2019 में तो भाजपा का स्वयं का पूर्ण बहुमत था। अमित शाह जी ने पिछले कुछ दिनों में ये बात कई बार कही है, हम संविधान नहीं बदलने वाले हैं, अगर बदलना होता तो मेजोरिटी में 10 साल से हैं बदल देते। लेकिन यहाँ अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन आधी अधूरी दे रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक संविधान में बदलाव हो सकता है। संविधान का ज्यादातर हिस्सा केवल स्पेशल मेजोरिटी से बदला जा सकता है। कम से कम 50% सांसद पहले संसद में मौजूद होने चाहिए, फिर उनमें से भी 2/3 को समर्थन देना पड़ेगा और ऐसा दोनों सदनों में करना पड़ेगा, यानी लोकसभा में और राज्यसभा में भी। पिछले 10 सालों के मोदी काल और इनकी लहर के बावजूद एनडीए गठबंधन राज्यसभा में कभी भी मेजोरिटी में नहीं रहा। 1 मार्च 2024 को एनडीए गठबंधन राज्यसभा में काफी ऊपर आ गया, लेकिन अब भी मेजोरिटी में 4 सीटें पीछे ही है, अभी पूरे बहुमत में आ नहीं पाया। अब जरा सोचिए, अब की बार ये ज्यादा सीट ले आए और फिर अपनी 1 नेशन 1 इलेक्शन के जुमले को इन्होंने पूरा कर लिया, तो केंद्र के साथ जोर जबरदस्ती करके आधे से ज्यादा राज्यों में भी अपनी सरकार बना लेंगे, फिर राज्यसभा में भी पूरे बहुमत की हालत में आ जाएंगे, और ये जब हो जाएगा तब इनके काले मंसूबों का असली खेल शुरू होगा। वो कुछ भी हो सकता है, तब संविधान पूरे तरीके से बदला भी जा सकता है, आरक्षण खत्म भी किया जा सकता है, इनके खिलाफ बोलने वालों की जुबान पूरे तरीके से बंद भी की जा सकती है, चुनाव भी टाले जा सकते हैं। किसी भी देश के लिए एक अच्छी सरकार जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी एक मजबूत विपक्ष होता है। अगर विपक्ष खत्म तो आपके लिए सरकार से सवाल कौन पूछेगा? मीडिया तो पहले ही गोदी मीडिया हो चुकी है। अगर संविधान खत्म तो आप अपने मूलभूत अधिकार मांगने किसके पास और कैसे जा पाएंगे? इसलिए अपनी वोट की ताकत को सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। सोचिए, आप जनता के किसी सेवक को कुर्सी देंगे या किसी ऐसे बड़बोले फकीर को जो झोला उठाकर जाने का बस नाटक करता है और राजा बनने के लिए फुल मूड में है। मैं आपकी बात का, आपकी राय का इंतजार करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।